इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी आप लेने के लिए जाते हो ना, या फिर अगर आपके पास कोई एजेंट आते हैं तो आपको वो लोग कुछ बात समझाएंगे, कुछ बात नहीं समझाएंगे, और जो बात आपको वो लोग नहीं समझाएंगे वहीं पर जा करके एक आम जनता फंस जाता है। एक अच्छा खासा मोटा फाइल आपको दिया जाएगा जहां पर आपको सिग्नेचर करवाया जाएगा। कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर सिग्नेचर आपको पहले कराया जाएगा और बाद में जा करके टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताया जाएगा। कभी सोच करके आप देखे हो, अगर आपको गलत तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दिया गया है तो क्या होगा? या फिर कोई पॉलिसी जो एक अनएजुकेटेड पर्सन को बेच दिया गया है, वो उतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं, वो किस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ पाएंगे? बाद में जा करके उनका जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो क्या करेंगे? या फिर कोई मिस सेलिंग होता है, फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होता है, तो आप क्या करोगे? तो यहीं पर आपको मैं बेसिक चीज बताऊंगी ताकि आपके साथ कुछ हादसा होने से पहले आप उसको रोक सको, या फिर एटलीस्ट आपको भनक लग जाए कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है दया। तो अभी किस तरीके से पता लगा पाओगे, तो जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के साथ, उनका जो गाइडलाइंस है, रूलिंग्स है, उसको फॉलो करते हुए। हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये डिसीजन पास करने में मजबूर हो गए, इंश्योरेंस कंपनी वाले आपका जो पॉलिसी को रिजेक्ट करे है ना, ये सही डिसीजन था। अब क्या हुआ था, क्यों हुआ था, आइए चलिए जान लेते हैं। तो सुनीता जी के हस्बैंड एक पॉलिसी लेके रखे थे, जीवन सुरक्षा योजना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वालों की तरफ से। इस पॉलिसी के अंदर एलआईसी वालों की तरफ से 3,75,000 रुपीज एश्योर्ड किया गया था, और इसी के साथ एडिशनल 3,75,000 रुपए और दिया जाने की वादा किया गया था, जहां पर डेथ एक्सीडेंट केस में हो रहा है। और इस केस में सुनीता जी के हस्बैंड का डेथ एक्सीडेंट केस में ही हो गया था। तो सुनीता जी को 3,75,000 रुपए का जो एश्योर्ड क्लेम था वो दे दिया जाता है, पर एडिशनल जो एक्सीडेंट के लिए 3,75,000 रुपए बोला गया था उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यहीं पर आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको जो मोटा सा फाइल पकड़ाया जाता है ना, वो असल में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब भी आपको इंश्योरेंस लेने जाओगे, इंश्योरेंस मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हो, इंश्योरेंस वाले और आपके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसका टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करने पर ही आपको पैसा मिलेगा। अगर फुलफिल नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है, पॉलिसी के जो एजेंट होते हैं आपको गलत तरीके से पॉलिसी थमा देते हैं। ये सारे एजेंट्स अक्सर समाज के वो मिडिल क्लास, लोअर इनकम वाले लोगों को टारगेट करते हैं, जो लोगों का सामर्थ्य बहुत ही कम है। इनको ये बताया जाता है कि आपका जो पैसा है ये डबल होके वापस आएगा जब इसका मैच्योरिटी हो जाएगा। गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। तो इस केस में क्या हुआ था, पॉलिसी का जो कंडीशन है वहां पर मेंशन किया गया था, जिस वक्त डेथ हो रहा है उस तारीख पर पॉलिसी का एक्टिव रहना भी जरूरी है बाकी का पैसा क्लेम करने के लिए। और यहाँ पर क्या हुआ था, पॉलिसी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था 14 अक्टूबर 2011 को, और सुनीता जी के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था 6 मार्च 2012 को, और यहीं पर पॉलिसी को एक्टिव कराने की कोशिश किया गया था 9 मार्च 2011 को। और जब लेट पेमेंट दे करके एक्टिव कराने की कोशिश भी किया गया था ना, तब हस्बैंड का डेथ ऑलरेडी मार्च 6 को पहले हो चुका था। इस फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया गया था। सो 3 दिन पहले डेथ हो गया है और 3 दिन बाद जा करके पॉलिसी को रिवाइव करने की कोशिश किया गया था, फैक्ट्स को छुपाते हुए। तो यहीं पर क्या होता है, सुनीता जी डिफॉल्ट में आ जाते हैं। सुनीता जी को कहा जाता है आपका जो बाकी का पैसा है उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है। फिर मैटर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के पास चला जाता है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम कहे इनका जो बाकी का पैसा है ये दे दिया जाए। फिर एलआईसी वाले मैटर को लेकर के चले गए स्टेट कमीशन के पास। स्टेट कमीशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर देते। फिर मैटर नेशनल कमीशन के पास, नेशनल कमीशन से चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। नेशनल कमीशन स्टेट कमीशन का जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर देते। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पर बोले कि देखिए, जब आप कोई एलआईसी पॉलिसी या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हो, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मानना ही पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। इस केस में क्या हुआ था, डेथ पहले हो चुका था और बाद में पॉलिसी को एक्टिव कराने की कोशिश किया गया था। इंश्योरेंस पॉलिसी के कंडीशन 12 को मद्देनजर रखते हुए यह कहा गया, जिस दिन डेथ होएगा उस दिन एलआईसी पॉलिसी को भी एक्टिव रहना पड़ेगा।
तो ये शर्त का पालना यहाँ पर नहीं हुआ है। कंपनी वाले एडिशनल क्लेम 3,75,000 रुपए को राइटली रिजेक्ट किए हैं और सुप्रीम कोर्ट बोले हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी का जो टर्म्स है, कंडीशंस है, उसको रीराइट नहीं कर सकते टर्म्स एंड कंडीशंस को इंटरप्रेट करने के वक्त। तभी तो सुनीता जी को भी कहा गया अगर आप पॉलिसी को रिवाइव करा भी लेते, रिवाइव कराने के 15 दिन बाद भी अगर डेथ हो जाता तो भी आपका ये जो क्लेम है ना, इसको पास करा दिया जा सकता था। पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये केस पॉलिसी होल्डर के खिलाफ चला जाता है। अभी जरा सोच के देखो, अगर आपको गलत इंफॉर्मेशन दे करके पॉलिसी बेचा गया है या फिर कोई इलिटरेट पर्सन को पॉलिसी बेचा गया है जो उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तब क्या होगा? तब वो किस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन समझ पाएंगे? वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का या फिर देश का जो न्यायालय है उनका क्या कहना है? तो यहीं पर देखेंगे पंजाब के मोहाली में रहने वाले अमरजीत कौर के साथ हुए एक घटना को। 56 वर्षीय अमरजीत कौर जी उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इनके हस्बैंड एक छोटा सा फार्मर थे, किसान थे। ये एक पॉलिसी लेके रखे थे 4,60,000 रुपये महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से। और इनका जो एजेंट है ये गलत इंफॉर्मेशन दे करके इनको पॉलिसी बेच के जाते हैं। अक्सर आप लोग देख पाएंगे उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा समझ नहीं है, हर एक चीज़ को पढ़ के साइन करना चाहिए। लो इनकम कैपेसिटी रखते हैं ना, उनको टारगेट करते हैं, उनको ये दिलासा दिया जाता है कि आपका पैसा 4 साल में डबल। तो यही यहाँ पर कहा गया था। पैसा को वो विथड्रॉ करने के लिए गए तब उनको मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपये। और यहीं पर अमरजीत कौर जी चले जाते हैं कंज्यूमर फोरम के पास। कंज्यूमर फोरम में जा करके वो कहते हैं कि मैं एक इलिटरेट औरत हूँ, मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी थंब इम्प्रेशन, अंगूठा वहाँ पर लगाया है। ठीक तरीके से जो इंग्लिश में फॉर्म मुझे दिया गया था उसको कोई भी मेरे वर्नाकुलर यानी कि मैं जो लैंग्वेज समझती हूँ उस लैंग्वेज में व्याख्या भी नहीं किया गया था। तो किस तरीके से मुझे पता हो सकता है क्या लिखा है क्या नहीं, क्या टर्म्स है क्या नहीं? तो यहीं पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में तमाम सबूत है, तमाम दलीलें पेश किया जाता है। एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जाता है इनको सच में टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। गलत तरीके से पॉलिसी बेचा गया है। ये जो ना पढ़े लिखे हैं इसका फायदा उठा करके 2009 में ये उम्मीद लेकर के वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि डबल होकर के पैसा वापस आएगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम डिसीजन पर बोलते हैं कि 4,60,000 रुपए पूरे के पूरे अमाउंट वापस कर दिया जाए, 10% प्रीमियम काटते हुए 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाए। तो मेंटल एगनी कॉज किया गया है कंपनी वालों के तरफ से उसके कंपेंसेशन के रूप में। तो यहीं पर गलत इंफॉर्मेशन का सहारा लेकर के अगर पॉलिसी बेचा गया है तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन माना जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप केस भी दर्ज कर सकते हो और आपको पूरा न्याय जरूर मिलेगा। और यहीं पर तमाम और केसेस मौजूद है। ना पढ़े लिखे होने का फायदा किस तरीके से उठाया गया है जरा देखिए। हाल ही में ही मुंबई के कंज्यूमर फोरम LIC वालों को डायरेक्ट किए 2 लाख रुपए का जो पॉलिसी है एक वीडो को तुरंत हैंडओवर कर दिया जाए। इनके हस्बैंड का डेथ एक हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी के दौरान हार्ट अटैक के कारण हो गया था। डेथ के कारण में क्लियर लिखा गया था कि हार्ट अटैक के कारण ही हुआ है, पर नहीं, यहाँ पर कहा गया पर पॉलिसी लेने वक्त कुछ फैक्ट्स को छुपाया गया है। इनको एक्सेसिव धूम्रपान करने का लत लगा हुआ था, हाइपर टेंशन था, इस मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया गया है। तो इसके चलते इनका जो क्लेम है इसको पास नहीं किया जा सकता है, क्लेम हो जाता है रिजेक्ट। यहीं पर कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट रखा जाता है। पॉलिसी बेचने के वक्त अच्छी तरीके से कहा भी गया था कि दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लीजिए। और यहीं पर कोर्ट के सामने कहा गया पॉलिसी होल्डर एक इलिटरेट महिला है, वो एक क्लास 2 तक पढ़ी हुई औरत है, उनको कुछ भी नहीं पता है टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये एलिगेशन लगाना कि मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया गया है, जो सारा का सारा बीमारी पहले से ही मौजूद है इसको छुपाया गया, इसीलिए पॉलिसी को रिजेक्ट किया गया है, ये सही नहीं है, ये अनफेयर है, आर्बिट्ररी है, ये सस्टेन नहीं कर सकता है। इसी के चलते कंज्यूमर फोरम ऑर्डर पास किए, आपको तुरंत इनका जो क्लेम है इसको पास करना ही पड़ेगा।
यहीं पर कहा गया IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, देश के इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्शन देने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से हर एक इंश्योरेंस कंपनी और उनके एजेंट्स का ये दायित्व बनता है, जो लैंग्वेज पॉलिसी खरीदने वाले समझते हैं उनके भाषा में टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्लेन करना चाहिए था। क्या ये चीज यहाँ पर हुआ है? नहीं हुआ है। ये मेडिकल रिपोर्ट पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि स्मोकिंग की वजह से और हाइपरटेंशन के चलते इनका डेथ हुआ है, जबकि डेथ होने का कारण हार्ट अटैक था। तो कंपनी वालों का ये कहना कि फैक्ट्स को छुपाया गया है, गुप्त रखा गया है, ये जस्टिफाइड नहीं होता है। इसी के साथ ऑर्डर में कहा गया 2 लाख रुपए 9% इंटरेस्ट के साथ इनको दिया जाए। इसी के साथ 1 लाख रुपए और दिया जाए हैरेसमेंट एंड मेंटल एग्नी कॉज करने के लिए, और इसी के साथ 20,000 रुपए दिया जाए लिटिगेशन कॉस्ट के लिए। और इसी के साथ ऑर्डर दिया जाता है हर एक इंश्योरेंस एजेंट को एक्यूरेट एंड करेक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जब पॉलिसी वो बेचने लग रहे हैं। और तभी तो ये सब चीज को रोकने के लिए भारत सरकार कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेंडमेंट लाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, जो 20 जुलाई 2020 से अभी लागू है। और इसके अंदर कंज्यूमर के राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी सेटअप किया गया है। तो ये सारा का सारा जजमेंट्स को याद रखिए। अगर आपके साथ इस तरीके से कोई धोखाधड़ी हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो इसका फायदा आप ले सकते हो। आप इनका इलिटरेसी का नाजायज फायदा नहीं ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।